हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है यूपी ट्रिपल एस पीएटी की बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट है, में पहली बार है और नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पे देखिए डेली बेसिस पे आपको जो है सुबह 11 बजे जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की जो क्लास आपको देखने को मिलती है, और शाम को 7 बजे जो आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट क्लास जो है हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी जो तैयारी है कंप्लीट होगी। ठीक, उसी के नीचे देखो तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पे जाएंगे तो इसका जो पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट है, नोटिफिकेशन, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलते रहता है। ठीक है। और उसी के नीचे देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप वहाँ आके अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। देखें आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया। प्रैक्टिस सेट की क्लास है जीके जीएस की। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया गया, ध्यान से देख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कौन से कॉलेज की जो है शुरुआत की थी। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको उत्तर संस्कृत कॉलेज की जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका। ठीक है। 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए जो है बनारस में एक संस्कृत कॉलेज शुरू किया था। वर्ष 1958 में यह संस्कृत कॉलेज एक विश्वविद्यालय बन गया था, तथा वर्ष 1974 में इसका नाम बदलकर देखिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका दूसरा नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। सेकंड नंबर है, किस ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दूसरे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा 1897 ईस्वी। मैंने आपको बताया है, तो जो आपका सेल ऑप्शन देगा दूसरे पे आपका है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। तीसरा नंबर है, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। इसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था। बताइए इसका जो निर्माण है 1632 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में जो है इसका काम पूरा हुआ था साथियों। तो ताजमहल का जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से है, चौथा नंबर क्या पूछा है उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों ईंट के बने भवन, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प चौथे पे आपका है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंटों से बने एक भवन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए आपका पांचवा नंबर ही क्या पूछा गया साथियों। ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। बताइए अमीर खुसरो जो है किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। और इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो आपका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन पांचवे पे आपका राइट है। ठीक है। उन्हें देखिए तबला व सितार का आविष्कारक माना जाता है। अमीर खुसरो ने स्वयं को देखिए तूतीय हिंद कहा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए पांचवा नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर क्या पूछेगा। पूना संधि का पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए। बताइए पूना संधि पर जो हस्ताक्षर है किस वर्ष किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर वर्ष 1932 में, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया छठे पे आपका है। ठीक है। पूना संधि पर हस्ताक्षर जो है आपका 1932 ईस्वी में किया गया। ठीक, किसके किसके बीच, भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, सातवां नंबर उत्तर देंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बताइए। बताइए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का। तो देखिए भारतीय बोला तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका, सॉरी ए वाला ऑप्शन सातवें पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि सी राजगोपालाचारी। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आठवां नंबर, ध्यान से सुनिएगा बताइएगा राइट आंसर पूछेगा आपका क्वेश्चन में। निम्न में से कौन जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं थे। बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका नाना साहब, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है।
ये वाला विकल्प जो दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहेब जो आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, इसकी स्थापना सरदार भगत सिंह ने नौजवान सभा के सभी सदस्यों की सहमति से की थी। उल्लेखनीय है कि सुखदेव ने भगत सिंह के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा का जो है गठन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 9 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या पूछा गया है ध्यान से सुनिएगा। कैबिनेट मिशन जिसने वर्ष 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल था, बताइए। तो आपका उत्तर सर पैट्रिक लॉरेंस जो आपका दिया गया यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। ठीक है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, इसमें सर पैट्रिक लॉरेंस शामिल थे। ठीक है। कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्यों में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं ए वी एलेक्जेंडर शामिल थे। उल्लेखनीय है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान निर्मात्री सभा का जो है गठन किया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 10वां नंबर है, क्या आपको उत्तर देंगे किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर जो है संबोधित किया था। 10 पे से उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो आपका उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में जो है महात्मा गांधी के नाम का विशेष प्रसारण में कहा कि भारत के स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। इस प्रकार पहली बार सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से कि आपका 11 नंबर है। भारत में सर्दियों के दौरान रिक्त स्थान से आने वाली हवाएं शीत लहर का कारण बनती है, बताइए कहाँ से। भारत में सर्दियों के दौरान रिक्त स्थान से आने वाली हवाएं जो है शीत लहर का कारण बनती है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय से, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 11 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न चलेंगे चलेंगे ध्यान से देखेंगे। 12 नंबर है, उत्तर देंगे निम्नलिखित भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें केसर की खेती की जाती है, बताइए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जो है केसर की खेती की जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है। जो आपका दिया गया है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं केसर की खेती की जाती है। ठीक है, याद रखिए। तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 13 नंबर क्या दिया गया है, पूछा आपका बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है, बताइए। थलीय सीमा की बात करें, बांग्लादेश की जो थलीय सीमा है साथियों किसके साथ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत और म्यांमार के साथ। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 14 नंबर है। ठीक है। पूछा गया आपका निम्न में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सरस्वती नदी। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है। सरस्वती नदी की जो चर्चा है ऋग्वेद तथा अन्य पौराणिक ग्रंथों में की गई है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 15 नंबर उत्तर दीजिएगा। पूछा गया आपका भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बताइए। भारत के किस राज्य में जो चांदी है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा अपने यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है। राजस्थान में भारत की 90% चांदी निकाली जाती है। ठीक है। जेट ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 16 नंबर उत्तर देंगे। सही तो मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अर्धवार्षिक। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन 16 पे आपका सही था। ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना का जो है भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से संचालित है। भारत सरकार द्वारा यह योजना जो है 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन अर्धवार्षिक पर होता है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य का कुल अनुदान का अनुपात जो है 75 और 25% होता है। ठीक है, सॉरी 75 और 25 होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े ध्यान से देखेंगे। 17 नंबर, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन सी दो जो है कृषि उत्पाद है। भारत जो है निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन सी जो दो हैं कृषि उत्पाद है साथियों, हमको ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
चावल और चीनी, ठीक है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शेष पांच वस्तुओं में से जो आपकी चावल और चीनी, दो कृषि फसलें आपकी उत्पाद होती है, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए, आपका 18 नंबर उत्तर देंगे। किस संपत्ति का हार्स नहीं लगाया जाता, बताइए। किस संपत्ति का जो है हार्स नहीं लगाया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर चालान पर माल, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। चालान पर माल, क्लियर है सभी। किसी भी क्षयशील संपत्ति के निरंतर प्रयोग द्वारा उसकी कार्यक्षमता, उपयोगिता अथवा लाभ, उपार्जन शक्ति में क्रमिक अस्थायी कमी आने लगती है, जिसे हार्स कहा जाता है। चालान पर माल का कोई हार्स नहीं होता, चालान का जो मूल्य है पूरा देना ही होता है, इसलिए यह हार्स की श्रेणी से बाहर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 19 नंबर, उत्तर दीजिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या क्या है, बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या क्या है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 मिलियन, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 20 नंबर है, क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चालू अनुपात, ठीक है। चालू अनुपात आपका एक द्रव्यता अनुपात होता है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है, बताइए। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामनाथ कोविंद, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 21 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय सुरक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर आपके देश के राष्ट्रपति होता है, अतः भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये आपका देखिए पुराना है, तो अभी आपका द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो आपके राष्ट्रपति होते हैं, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। तो करंट में जो आपके राष्ट्रपति रहेंगे उसकी बात होगी, तो ये तो आपको पुराना क्वेश्चन रामनाथ कोविंद, तो यहाँ पे जो दिया गया रामनाथ कोविंद आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 22 नंबर है, द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य क्या, बताइए। द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए, द्विसदनीय विधानसभा का जो तात्पर्य होता है साथियों, आपका होता है विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। द्विसदनीय विधानसभा का अर्थ होता है विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाना, अर्थात एक सदन विधानसभा तथा दूसरा सदन जो आपका विधान परिषद होता है। भारत के 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायी का अस्तित्व में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 23 नंबर है, क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है, बताइए। अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी प्रमुख जो है नियुक्त किया जा सकता है, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, पूछा कि आपका संविधान के 96 संशोधन का उद्देश्य क्या था, बताइए। संविधान के 96 संशोधन का उद्देश्य क्या था साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। 96 संशोधन अधिनियम 2011 के साथ संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, इसमें ओडिया भाषा की जगह पर ओडिया भाषा को स्थान दिया था, ठीक है। उड़िया के स्थान पर उड़िया भाषा जो है इसका प्रयोग उड़िया शब्द का जो है प्रयोग किया गया था, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 25 नंबर, ध्यान से सुनिएगा। पूछा गया आपका भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था, बताइए। भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का जो विचार है किस देश से प्रेरित था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 25 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। 26 नंबर है, एक कमरे में रखे हुए गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, इस गति को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसको देखिए फोटोट्रोपिज कहते हैं, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। एक कमरे में रखे हुए गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, इस गति को जो आपका फोटोट्रोपिज में कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 27 नंबर है, उत्तर देंगे।
मरीचिका एक उदाहरण है किसका, बताइए। मरीचिका एक उदाहरण किसका हो जाएगा, तो देखिए मरीचिका एक उदाहरण हो जाएगा केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट, ठीक है। मरीचिका केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में यात्रियों को रेत के स्थान पर जल के होने का भ्रम होता है। इस भ्रम को ही देखिए आपका मरीचिका कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है। रिक्त स्थान तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बताइए क्या। क्या जो है HCl, मतलब क्या जो है तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा कॉपर यानी कि CO, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। 29 नंबर है। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, ठीक है। दुर्बल अम्ल इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो दुर्बल अम्ल जो आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 29 पे आपका सही है, ठीक है। दुर्बल अम्ल हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 30 नंबर। रुधिर का पीएच क्या होता है, बताइए। रुधिर यानी कि जो रक्त है, इसका पीएच मान क्या होता है, तो इसका पीएच मान होता है 7.4, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, जो कि क्षारीय होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिए, और हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। बाकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।